हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे सामने पीछे एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा बिजनेस स्टडीज़ जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, पेपर कोड 301 का सेकेंड यूनिट है। पहले यूनिट का आपको जो थ्योरी लेक्चर्स है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी चैनल पे मिलेगा। हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट था उसको दो पार्ट में कवर किया था। पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज फिर से हम लोग मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे हम लोग तीन पार्ट में। ठीक है, इसका पहले एक कॉन्सेप्ट क्लास होगा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट क्लास चलेगा, साथ में चलेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, या हमारा जो थ्योरी पार्ट है उसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है हमारे बिजनेस स्टडीज़ में। जैसे सर हम लोग साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में बहुत सारे थिंकर्स है, कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे गए। तो सर हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में भी कोई साइंटिस्ट है, कोई थिंकर्स है जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक है हमारे पास F.W. टेलर साहब और एक है हमारे हेनरी फ्योल। तो हम लोग वो हमारे सिलेबस में सिर्फ उतना ही थ्योरी है कि F.W. टेलर ने क्या दिया था और हेनरी फ्योल ने क्या दिया था। हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक फीचर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस, नेचर आगे देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड इन जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिहेवियर। क्या बोलते हैं, जो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो क्या है, एक ब्रॉड एक जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक ब्रॉड एक जनरल गाइडलाइन है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, हम लोग को ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना पड़ता है। तो उसी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर के पास एक क्या होता है, एक जनरल गाइडलाइंस होता है। आप अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अपने डिसीजन को आप अच्छे तरीके से ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड। देखिए यहाँ लिखा है रिजिड वर्ड, रिजिड वर्ड मतलब जो हमारे प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, एज प्योर साइंस, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब साइंस में पढ़ते हैं कि सर न्यूटन साहब जो थ्योरी देख गए थे वो सब रिजिड है। ठीक है, जितना भी उनके थ्योरीज, जितने भी उनके प्रिंसिपल्स है वो सब फ्लेक्सिबल नहीं होते। लेकिन हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे पास एक जनरल गाइडलाइंस होता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है, मतलब इसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर लिखा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब हम लोग पढ़ा है आप लोगों को ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव वही कि हम अक्सर अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, हम लोग किसी भी फील्ड में हमारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोग सारे जगह पे अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद लिखा है सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन होते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस है एक मैनेजर को कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिस और ओवर देयर एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग इवॉल्व किए हैं। जैसे F.W. टेलर साहब थे, वो क्या किए अपने फैक्ट्री में जितने भी प्रिंसिपल्स उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस से एक्सपेरिमेंट करके उसको इवॉल्व करके हमारे सामने पेश किए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा फ्लेक्सिबल, जो यहाँ पे लिखा है सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेजर क्या करता है, सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे। ठीक है, उसके बाद लिखा है मेनली बिहेवियरल, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियरल है। बिहेवियर मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स का जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द मैनेजर। ठीक है, जो हमारे मैनेजर्स हैं जितने भी प्रिंसिपल्स उसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या होता है, अगर हम लोग प्रिंसिपल्स जो हमारे मैनेजमेंट जो वाले जो प्रिंसिपल्स दिए हैं अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो सर हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी जो बिजनेस का है वो डाउन हो जाएगा। सेम टू सेम अगर एक और एग्जांपल दे के चलूँ आपको, जैसे कि आपके बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय को पनिश करेंगे, ठीक है, पनिश करेंगे तो उसका मोटिवेशन जो होगा डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आप पनिशमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई किया, साथ में उसका मोटिवेशन डाउन हो गया। ठीक है, साथ साथ अगर हम किसी भी जो हमारे एम्प्लॉय हैं अगर उनको रिवॉर्ड देंगे, उनका रिकॉग्निशन करेंगे, उनका मोरल हाई हो सकता है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे
आपका ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंट होगा। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंट वे में काम नहीं करेगा। उसके बाद लिखा है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है मेनली कंटिजेंट होते हैं। कंटिजेंट मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके थर्ड यूनिट में बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट जितने भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट साथ साथ इंटरनल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अप्लाई करना है, मतलब कंटिजेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हुई होंगी। उसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की तरफ। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर को एक यूजफुल इंसाइट देता है कि भैया आगे आपको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करना है तो आपके पास कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको आपको टेक केयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आप एक साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे डिसीजन तो लेने क्या बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स को यूज़ करोगे तो साइंटिफिक डिसीजन भी आप ले सकते हो। उसके बाद लिखा है प्रिंसिपल्स क्या होता है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। आप जितने भी प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करेंगे बिजनेस में तो आपके जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट जितने भी चेंजेस होते हैं उसको आप डे टू डे टैकल कर पाएंगे और उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के साथ साथ आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट के ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च। ठीक है, प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो आपके मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च इन सबको ही बढ़ावा मिलेगा। इस सारे क्या हैं हमारे इंपॉर्टेंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक, तो आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो दिया गया हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर के लिए। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब हैं, टेलर साहब जो क्या दिए हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। ठीक है, तो टेलर को क्या बोलते हैं, टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टेलर क्या है हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, वैसे ही हमारे जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो हमारे टेलर हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लेके चलूँ आपको, अगर एक डायग्राम बना देते छोटा सा, एक फ्लो चार्ट। सर टेलर साहब हमारे पास दो चीज़ दिए, एक तो दिए हमारे पास प्रिंसिपल्स, और हमारे पास कुछ टेक्निक्स देके गए। ठीक है, टेलर साहब कुछ टेक्निक्स भी दिए। ठीक, तो कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ हमारे पास टेक्निक्स है टेलर जी के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रिंसिपल साहब क्या बोलते हैं सर, इन द टेलर वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इन द बेस्ट इन द चीपेस्ट वे। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या है, आप देखना कि आपके जो मेन है, मेन मतलब यहाँ से सिर्फ क्या बोलते हैं इम्प्लॉयज़ या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनसे है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं और उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखना कि वो लोग चीपेस्ट वे में उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, तो सीधे सीधे मूव करते हैं आगे, जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो साइंटिफिक प्रिंसिपल उन्होंने दिया, बोले कि हमारा जो क्या साइंस, साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थम। बोले साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थम, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको एफिशिएंसी मैनेज करना है, आप अपने बिजनेस के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रूल ऑफ थम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बदले आपको साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर साहब बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस के एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है तो सिर्फ एक बेस्ट मेथड है, वो है हमारा साइंटिफिक मेथड को आप क्या करो, अडॉप्ट करो। ठीक है, रूल ऑफ थंब को आपको एलिमिनेट करना है और साइंटिफिक मेथड को आपको अडॉप्ट करना है। ठीक, अगर आप क्या बोलते हैं बिजनेस में क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप पूर्वज जमाने से कुछ आपके कुछ मेथड यूज़ होते आ रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपका बिजनेस का एफिशिएंसी मैक्सिमाइज नहीं होता। आपके बिजनेस का एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कैसे होगा, आप रूल ऑफ थंब को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और साथ में साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करेंगे, तो आपके बिजनेस में जो मैनेजमेंट है या जो उसका एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सबसे पहला बोले साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के चलूँ, सबसे पहला प्रिंसिपल बोले, सबसे पहला प्रिंसिपल बोले साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब।
ठीक है, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं मतलब आपको क्या करना है, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करना है, साइंटिफिक मेथड को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को आपको अडॉप्ट करना है, क्यों, आपकी इफिशियंसी को मैनेज करना है उसके लिए। ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। उसके बाद बोले दूसरा प्रिंसिपल बोले कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या बोले, ही एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। क्या होता है, देखिए आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको एफिशिएंसी तब बढ़ेगा जब आपके मैनेजर और वर्कर के बीच में क्या हो भैया, एक हार्मनी हो। हार्मनी मतलब मैनेजमेंट वर्कर की इंपॉर्टेंस को समझे और साथ साथ वर्कर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझे, दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति अपने थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बिजनेस में हार्मनी रहे और हमारे वर्कर लोग ठीक से एफिशिएंट काम कर पाए और एफिशिएंसी बढ़े। ठीक, तो देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमारा सेकंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, एक छोटे से पेज में एक क्लिप नोट्स बना सकते हैं कि सर टेलर क्या देते, एक तरफ प्रिंसिपल दिए थे, साथ कुछ टेक्निक्स दिए थे। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब और दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक, अगला मैं चलूँ तो बोले टेलर साहब बोलते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए कॉपरेशन आपको इंडिविजुअल नहीं है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं सब लोग कॉपरेट करके कोई सा भी वर्क को पूरा करते हैं। क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट का एक मोटिव होता है कि हम लोग क्या करना है, कॉस्ट को सबसे कम रिड्यूस करना है और साथ साथ अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। लेकिन एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का क्या मोटिव होता है, उसका मोटिव होता है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अर्न करना है। अब देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी एक साथ चीज़ एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कैसे, अगर हम लोग क्या कर देंगे, मैनेजर्स या इम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे, उनको सैलरी अगर पे करना शुरू किए, अगर ज़्यादा सैलरी पे करेंगे तो सर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, मैनेजर चाहता है कि भैया वर्कर्स को कम सैलरी दिया जाए, ज़्यादा एफिशिएंसी उनसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कराया जाए, जिससे बिजनेस का मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो देखिए दो कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें हैं, इसीलिए मैनेजमेंट टेलर बोले कि भैया आपको कॉपरेशन लेके चलना है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म नहीं, पूरा आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट एक साथ आपको कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे इसमें लिखा है जो हमारा कॉपरेशन वाली इज़ नॉट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। ठीक है, बिजनेस और लेबर के बीच में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, एवरी पर्सन टू हिज हर और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, सबका डेवलपमेंट करना है, टाइम टू टाइम उनको क्या देना है, ट्रेनिंग देना है। ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना है ताकि वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा अर्न कर सकें। ठीक, तो टेलर हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स दिए गए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साथ साथ बोले कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब बोले भैया आपको कॉपरेट करके चलना है। डी में बोले डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, बिजनेस में जितने भी इंडिविजुअल हैं सबका डेवलपमेंट, साथ में सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे अगर मूव करें तो हम लोग क्या है, हमारे पास टेक्निक्स हैं जो टेलर साहब दिए हैं। ठीक है, मेनली 7 टेक्निक है, बुक में एक और टेक्निक मिल जाता है। ठीक है, उसको मेनली इसी का टेक्निक नहीं मानते, फिर भी मान लेते हैं इनका ही टेक्निक है, वो है हमारा मेंटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको मेंटर रिवॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये इन्हीं का एक टेक्निक है, एक्सटेंशन है, बाकी बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं चलूँ सर तो बोले स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप होना चाहिए, डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम होना चाहिए, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और मेंटर रिवॉल्यूशन। एक एक करके इसको देखते हुए चलते हैं जल्दी से कि बोलना क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहला टेक्निक बोले अगर आपको बिजनेस में एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना है, मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप करना पड़ेगा। फंक्शनल फॉर्मेनशिप मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, सेपरेट करना है किसको, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन को। देखिए टेलर बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस में एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना है तो आपको 2 डिपार्टमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले बोले प्लानिंग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को अलग कर दीजिए। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले सिर्फ प्लानिंग बनाएंगे, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट वाले काम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बोले अगर फंक्शनल फॉर्मेनशिप देखेंगे, एक डायग्राम मिलेगा, एक हमारे पास फैक्ट्री मैनेजर है। ठीक है,
फैक्ट्री मैनेजर दो प्रकार से होते हैं, एक हमारे प्लानिंग इंचार्ज में डिवाइड कर दीजिए, एक हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज में डिवाइड कर दीजिए। प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन से आएंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देगा काम को कैसे करना है, रूट क्लर्क किस मेथड से या किस रूट से काम होने वाला है, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताएगा आपको काम कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में कंप्लीट करना है। और डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा, आपको डिसिप्लिन मतलब बिजनेस में जितने भी रूल्स या क्या होते हैं, जितने भी जैसे कि बोलते हैं कि हेलमेट पहन के काम करना चाहिए, सारे डिसिप्लिन को क्या कर दे मेंटेन करके रखेगा डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज, ये क्या बताएगा सर, स्पीड बॉस होते हैं, गैंग बॉस होते हैं, रिपेयर बॉस होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। गैंग बॉस रिसोर्स अरेंज करेंगे, स्पीड बॉस टाइम से काम करेंगे, ठीक है। रिपेयर बॉस अगर आपके मशीन में जितने भी अगर गड़बड़ी आती है, ठीक है, फॉल्ट हो जाता है तो सबको रिपेयर करते चले कि इंस्पेक्टर इन सबको इंस्पेक्ट करेगा। तो सिंपल सा काम क्या है, एक वर्कर होगा, ठीक है। इस वर्कर को 8 लोग मिलकर सर अथॉरिटी या फिर गाइडेंस देंगे डिसीजन लेने के लिए, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। बोले प्रोडक्शन इंचार्ज अलग होता है, हमारा प्लानिंग इंचार्ज अलग होता है। सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है, सबसे पहला टेक्निक बोले। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमारा दूसरा टेक्निक बोले, दूसरा टेक्निक होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बोले अगर आपको बिजनेस में एफिशिएंसी मैनेज करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशन। आपको क्या करना है सर, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस में एक प्रोसेस को, एक एक्टिविटी जो होता है उसका एक प्रोसेस फिक्स करना है, ठीक है। किस लिए सर, रॉ मटेरियल्स का या टाइम का या प्रोडक्ट का, मशीन का, मेथड का या वर्किंग कंडीशन का आपको एक फिक्स प्रोसेस फिक्स करना है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि क्या होता है, अगर आप बिजनेस में वर्क करेंगे, कोई सा भी अगर आप प्रोडक्ट उठा के देखें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं केएफसी का एक चिकन ही ले लेते हैं, ठीक है। केएफसी का जो चिकन का जो फ्राइड चिकन होता है उसका अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसका आप टेस्ट देखेंगे तो हमेशा सेम आता है। डोमिनोज को पिज़्ज़ा देखेंगे सर, हमेशा सेम क्वालिटी में डिलीवर करते हैं, ठीक है, सेम साइज़ का होता है, ठीक। तो बोले आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है किसके, प्रोसेस का, रॉ मटेरियल का, टाइम का, प्रोडक्ट का, मशीनरी का, मेथड का, वर्किंग कंडीशन का आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद बोले सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है सर, आपको एलिमिनेट करना है किसको, सुपर फ्लॉस वेराइटी, साइज एंड डायमेंशन। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप शू मेकर कंपनी है, ठीक है, शू मेकर कंपनी होने के साथ साथ आप सब शू बनाते हैं, मान लीजिए बूढ़ों के लिए बनाते हैं, ओल्ड एज के लिए, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, स्टिकर्स भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों के लिए भी शूज़ बनाते हैं। तो आप लोग देखेंगे सर जो स्टिकर्स का जो शूज़ है वो ज़्यादा डिमांड पे है। वहीं पे आप देखेंगे सर जो बच्चों का जो जूता होता है, बच्चे लोग जूते पहनते ही नहीं है, जूते पसंद होते हैं लेकिन लोग कभी कभी पहनते हैं, उसके लिए उसका जो रिपीट डिमांड होता है बहुत कम होता है। तो टेलर क्या बोलते हैं, आपको सिंप्लीफाई करना है। जो प्रोडक्ट आपका बिक नहीं रहा है, जो वेराइटी आपका नहीं बिक रहा है, जो साइज़ आपको क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्शन में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, उसको आप क्या करो, एलिमिनेट करो, ठीक है, जिससे एक सिंपल और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। ये हमारा बोले स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद बोले टाइम स्टडी, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब क्या होता है, मेथड स्टडी टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी क्या बोलता है, आपको एक बेस्ट वे पता करना है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का, और उसका अलावा और उसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं होता, ठीक है। उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। नाम से क्लियर है कि मेथड स्टडी मतलब किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। जैसे देखिए आप कोई सा भी किसी एक मेथड से ही प्रोडक्शन को अगर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट भी मिनिमाइज होगा, साथ साथ आपकी क्वालिटी मैक्सिमाइज होगी, और साथ साथ आपके कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेंगे। तो बोलिए आपको क्या करना है, मेथड स्टडी आपको फिक्स करना है कि आपको कौन से मेथड से प्रोडक्शन करना है, ठीक। उसके बाद मैं चलूँ आगे तो हमारा मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी मतलब क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी रिफर्स टू द मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सीटिंग, चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। जैसे देखिए आप कोई सा भी जॉब करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ाने में सर एक बार इधर पीपीटी खोलना पड़ता है, फिर राइट के लिए यहाँ पे, रिजरेस के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे मूवमेंट करने पड़ते हैं, लिफ्टिंग का मूवमेंट करना पड़ सकता है, ऑब्जेक्ट को पुट करने का, सीटिंग का, ठीक है, चेंज पोजीशन को चेंज करने का, ठीक, समझाना होता है, कैमरे में देखना होता है, ठीक। तो इन सारे एक्टिविटी को आप किसी भी जॉब को परफॉर्म करते वक्त देखते हो, या करते हुए आपको इस सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या बोलते हैं टेलर, क्या बोलते हैं सर, जो अननेसेसरी मोमेंट है, ठीक है, जो अननेसेसरी मोमेंट है जो आपके बिजनेस में जो हो रहे हैं
उसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जितने भी अननेसेसरी मोमेंट है उसको एलिमिनेट करना है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाते पढ़ाते घूमने चले गया, घूम के फिर आया, फिर पानी पिया, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू किया, एक पॉइंट पढ़ा के फिर से घूमने चले गया, तो आपको क्या करना है सर, अननेसेसरी मोमेंट को एलिमिनेट करना है ताकि आप एफिशिएंसी अचीव कर सकें। ठीक है, तो मेथड स्टडी, मोशन स्टडी में भी बोलते हैं आपको क्या करना है, जो अननेसेसरी मोमेंट है, जो अननेसेसरी मोमेंट है उसको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है ताकि आपके जॉब में एफिशिएंसी बढ़ सके। उसके बाद बोलते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब सिंपल सा है कि सर आपको किसी भी काम को परफॉर्म करना है, ठीक है, तो क्या करें, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कीजिए कि सर ये जो टास्क है इतने टाइम में ही कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है यूनिट 2 को मैं 10 दिन तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं सर। यूनिट 2 सिर्फ 1 या 2 घंटे का लेक्चर है, 1 या 2 घंटे में इसका रिवीजन, ठीक है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखिए आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, एक टाइम फ्रेम, आपको स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको जॉब को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, द टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, द साइकिल ऑफ टाइम ऑपरेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट। देखिए टाइम कैसे फिक्स होता है सर, टाइम फिक्स होगा हमारा वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क पे। ठीक है, कि सर कौन सा टास्क हमारा कितना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सर, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, उसको नॉर्मली 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि रेलवे ब्रिज बनना है, ठीक है, तो सर उसको 2 साल, 1 साल, 1.5 साल तो लगता ही है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको वॉल्यूम कितना है, कॉस्ट कितना आने वाला है उस टास्क पे, ठीक है, उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद बोले हमारा फटीग स्टडी। ठीक है, फटीग स्टडी मतलब क्या होता है, फटीग मतलब देखिए ये बाकी सब आप जितने भी टेक्निक्स देखेंगे, जैसे कि मोशन स्टडी हो गया, नाम से क्लियर है आपको अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, टाइम स्टडी नाम से क्लियर है, आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फटीग स्टडी है नाम से क्लियर नहीं होता, फटीग मतलब क्या, तो फटीग मतलब सिंपली क्या होता है, रेस्ट इंटरवल। ठीक है, फटीग मतलब क्या होता है, रेस्ट इंटरवल। आप देखिए कोई सा भी टास्क को आप जब करेंगे तो क्या होता है, आपको रेस्ट लेना पड़ता है। जैसे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद थोड़ा सा 5 या 10 मिनट का फिर रेस्ट लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप स्कूल्स में होते हैं, स्कूल में क्या होता है सर, 1-2 पीरियड हुआ उसके बाद रिसेस होता है, 15 मिनट का गैप देते हैं ताकि आपको क्या कर सके सर, आप रेस्ट ले सके और आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके। तो सर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, हमको बीच में एक रेस्ट इंटरवल लेना पड़ता है। उस रेस्ट इंटरवल कितना दें, ठीक है, कितने अमाउंट पे दे, कितना उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसको स्टडी करना होता है हमारा फटीग स्टडी। ठीक है, तो फटीग स्टडी मतलब क्या होता है, अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ठीक है, इन कंप्लीटिंग अ टास्क। आप इस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी एम्प्लॉय को कितना रेस्ट इंटरवल देते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी में देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारा फटीग स्टडी बोलते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। ठीक है, टेलर साहब बोले कि भैया आपको क्या करना है, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम करना है। डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम मतलब देखिए जितने भी हमारे क्या हैं सर, वर्कर्स हैं या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको उसके एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। उनके एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट मतलब सर, मान लीजिए एक है वर्कर ए, एक है वर्कर बी। ठीक है, वर्कर है सर 1 घंटा लेता है, ठीक है, 100 यूनिट बनाता है। ठीक है, वर्कर बी सर 1 घंटा लेता है, 105 यूनिट बनाता है। ठीक है, तो बताइए दोनों को सेम पेमेंट करेंगे, तो टेलर बोलते हैं सर दोनों को सेम पेमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट का 10 रुपया होता है। ठीक है, मान लीजिए एक वर्कर 1 घंटे में जितने प्रोडक्ट बनाएगा उसके हिसाब से उसको 10 रुपया मिलना है। ठीक है, तो इसको कितना मिलेगा सर, इसको मिलेगा 1,000 रुपया, इसको कितना मिलेगा सर 1,050 रुपया। मतलब सर ये 5 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाए तो 5 प्रोडक्ट का उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। तो बोलते हैं सर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, जो वर्कर जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको उतना ज़्यादा पेमेंट कीजिए, जो वर्कर एफिशिएंट नहीं उसको कम पेमेंट कीजिए। सर जिसका कम पेमेंट है उसको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सर अगली बार मेरे को क्या करना है, सर अगली बार मेरे को ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना है ताकि मैं भी एफिशिएंट वर्कर कैटेगरी में आऊँ और ज़्यादा अर्न कर सकूँ। तो टेलर बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे आपको समराइज़ करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे समराइज़ करूँ तो देखिए टेक्निक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेक्निक में बोले सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है सर, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, बोले भैया प्लानिंग अलग होना चाहिए, हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर साहब बोले स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
आपको वर्क को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी सर प्रोडक्ट को बनाने का एक फिक्स मेथड होना चाहिए, उसमें रॉ मटेरियल फिक्स होना चाहिए, उसके टाइम फिक्स होने चाहिए। ठीक है, उसका प्रोसेस फिक्स होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब बोले कि सर आपको जितने भी एक्स्ट्रा जो आपके सुपर प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या आपके पास सुपर प्रोसेस आइटम है, साइज़ है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक, उसके बाद सी क्या बोले, थर्ड बोले हमारे पास क्या बोले सर, टाइम स्टडी होना चाहिए हमारे पास। टाइम स्टडी मतलब किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ठीक है, डी वाला क्या बोले सर, आपके पास मेथड स्टडी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है सर, एक प्रॉपर मेथड होता है, आपको उसी प्रॉपर मेथड को यूज़ करना चाहिए। पांचवा क्या बोले, फटीग स्टडी बोले। ठीक है, कितना रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए। उसके बाद एक हमारा बोले डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम, हर एम्प्लॉय को सर डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम, उनके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलना चाहिए। जो एम्प्लॉय ज़्यादा जितना ज़्यादा इफिशिएंट है सर, उसको उतना ज़्यादा उसका पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, दो दो चार दो छः। ठीक है, एक हमारा क्या छूट गया, एक छूट गया हमारा मोशन स्टडी। ठीक है, मोशन स्टडी में बोले कि आपको क्या करना है सर, अननेसेसरी मूवमेंट है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक, अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूँ, ठीक है, एक और जोड़ दूँ, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब सिंपल वही है बच्चे जो हम लोग पढ़े कि सर वर्कर्स को और मैनेजमेंट को, ठीक है, वर्कर्स और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपने अपने प्रति जो पॉजिटिव थिंकिंग उसको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, आपको जो एटीट्यूड ऑफ वर्कर है, ठीक है, और मैनेजमेंट है, उनको क्या करना पड़ेगा, कॉपरेशन के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंपटीशन नहीं करना है, वो कॉपरेशन करना है। ठीक है, आपको जैसे वर्कर्स लोग हैं उनको मैनेजमेंट के प्रति अच्छा एटीट्यूड रखना है, इसका मतलब सर कॉपरेशन का एटीट्यूड रखना है। वर्कर्स को समझ आना चाहिए कि भैया हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करने के लिए जितना ज़्यादा बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा पे मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ सर जो मैनेजमेंट है उसको भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वर्कर्स को कुछ परेशानी होती है, वर्कर्स अगर कुछ डिफिकल्टीज़ में हैं तो उनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक, तो आप बोल सकते हैं सर 7 8 है, 8 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा भैया, टेलर साहब क्या बोले, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, टेलर साहब प्रिंसिपल दे के जाते हैं 4 और साथ साथ टेक्निक दे के जाते हैं 7। ठीक, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब इसका मतलब आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है और आपको साइंटिफिक मेथड को क्या करना है, बिजनेस में अप्लाई करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब सर मैनेजमेंट और वर्कर को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने अपने प्रति। ठीक है, उसी का एक्सटेंशन हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब सर हम लोग को अपना इंडिविजुअल गोल के प्रति नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति ध्यान देना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए सारे इंडिविजुअल का, जिसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, उनका डेवलपमेंट, ठीक है, बार बार होते रहे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद बोले फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इसका मतलब सर प्लानिंग डिपार्टमेंट और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग अलग करो। प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ प्लान बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और इसमें क्या बोले, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिंपल प्रोसेस, रॉ मटेरियल, इनपुट, टाइम एक फिक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से काम होगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब किसी भी काम को आपको क्या करें, सिंपल मेथड से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। टाइम स्टडी मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर आपको स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ेगा। मेथड स्टडी मतलब किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। फटीग स्टडी मतलब टास्क के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए रेस्ट इंटरवल का। ठीक है, फटीग मतलब होता है रेस्ट इंटरवल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फटीग मतलब होता है रेस्ट इंटरवल, सर बीच में कितना रेस्ट इंटरवल उनको देना चाहिए। ठीक है, टास्क के बीच में। उसके बाद होता है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम मतलब इफिशियंसी के अकॉर्डिंग वर्कर्स को पेमेंट मिलना चाहिए। मोशन स्टडी मतलब जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को कंप्लीट करते वक्त, उसको भी आपको एलिमिनेट करना है। और साथ में मेंटल रिवॉल्यूशन, मैनेजमेंट को, वर्कर को पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, कॉपरेशन के साथ मिलजुल के काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आप सभी को समझ आई होगी। ठीक है, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और हर एक जितने भी टेक्निक्स हैं या प्रिंसिपल हैं सबके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और कीवर्ड्स मोस्टली आपको क्लियर हो जाएंगे इनके सर नाम से, टाइम का टाइम सर, मेथड का मेथड। साथ में जब आपको क्वेश्चन करूँगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ साथ कराते हुए चलेंगे।
तो देखिए टेलर 4 प्रिंसिपल 7 टेक्निक दिया है, इतना सही है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।